हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्सस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू को यहाँ पे प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भी सोशियोलॉजी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 की, यूजीसी नेट या सेट, या फिर आप टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट जो है मिलते रहेंगी। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे क्लास 2 है, जिस क्लास में हम यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक के हमने यहाँ पे देख चुके हैं क्वेश्चंस को, और इस सेशन में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के यहाँ पे प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। ओके, फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। चलिए देखते हैं। Who said sociology is the study of the relationship between man and his human environment? किसने कहा समाजशास्त्र मनुष्य और उसके मानवीय पर्यावरण का एक दूसरे से संबंध का आशय है? ओके, एक स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है वो स्टेटमेंट किसने दिया है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी है मर्टन एंड ऑप्शन डी है हेनरी फेयरचाइल्ड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हेनरी फेयरचाइल्ड। ओके, हेनरी फेयरचाइल्ड ने डिफाइन किया था सोशियोलॉजी को by emphasizing the ecological and environmental relationship। ठीक है, जो इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप है ह्यूमंस की, ठीक है, ह्यूमंस एंड उनकी मानवीय पर्यावरण, मनुष्य और उनकी मानवीय पर्यावरण का एक दूसरे से संबंध के बारे में समाजशास्त्र को उन्होंने माना है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है? मनुष्य और उसके मानवीय पर्यावरण का एक दूसरे से संबंध का अध्ययन है। किसने माना है? हेनरी फेयरचाइल्ड ने माना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे, लिंग संस्कृति का एक विषय है जो पुरुष व स्त्री के पौरुष व स्त्रीत्व के सामाजिक वर्गीकरण को प्रदर्शित करता है। यह किसने कहा? ठीक है, फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करता है लिंग। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एन ऑकले। ओके, क्या क्वेश्चन था? जेंडर इज अ मैटर ऑफ कल्चर referring to the social stratification of a man and a woman into masculinity and femininity. Who said this? तो आंसर है यहाँ पे एन ऑकले। ओके, एन ऑकले एक फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट है, और उन्होंने उनका बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट ये है कि उन्होंने डिफरेंस बताया है बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ठीक है, सेक्स और जेंडर के बीच में यहाँ पे डिफरेंस बताती है एन ऑकले। उनकी जो बुक है सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी। एन ऑकले ने लिखी है 1972 में। ओके, वो इस बुक में बताती है कि जो सेक्स है रिफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है, जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उसे सेक्स कहते हैं, और जो जेंडरल डिफरेंसेस है ये सोसाइटी से आते हैं। ठीक है, कल्चरल कंस्ट्रक्ट है दैट डिक्टेट्स द सोशल रूल्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ठीक है, जो पौरुष और स्त्रीत्व को प्रदर्शित करते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पे, who conducted an intensive study of the joint family among the Kurds of South India? दक्षिण भारत के कुर्ग में संयुक्त परिवार का गहन अध्ययन किसने किया है? फ्रेंड्स बताइए, कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में फेमस स्टडी यहाँ पे किसकी देखते हैं आप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। ओके, एम एन श्रीनिवास ने यहाँ पे स्टडी किया है
कूर्ग्स ऑफ कर्नाटक जो है उनपे, उनकी जो बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे। कब पब्लिश हुई थी? 1952 में ये बुक पब्लिश हुई है। ओके, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। इस बुक में उन्होंने एनालाइज किया है जॉइंट फैमिली सिस्टम को। ओके, इसे ओका भी कहते हैं। एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है संस्कृताइजेशन का। ठीक है, संस्कृताइजेशन एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया है? एम.एन. श्रीनिवास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, what are considered the three interconnected aspects of the concept of social development? Okay, सामाजिक विकास की अवधारणा के तीन परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन कौन से माने जाते हैं? ठीक है, जब आप सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें से तीन जो परस्पर जुड़े हुए पक्ष हैं कौन से? मॉडर्निटी, कैपिटलिज्म, पोस्ट मॉडर्निटी। ऑप्शन बी है वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, कम्युनलिज्म। ऑप्शन सी है नॉर्मेटिव, इवैल्यूएटिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। एंड ऑप्शन डी है संस्कृताइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। तो आपको यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट के सामाजिक विकास की अवधारणा से जुड़े हुए पक्ष बताना है। सामाजिक विकास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिमानात्मक, मूल्यांकनात्मक एंड क्रियात्मक। ओके, तो सोशल डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ठीक है, ये कई दिशाओं में होती है। इसके जो की एस्पेक्ट क्या क्या है? नॉर्मेटिव, इवैल्यूएटिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि सोसाइटी के आइडियल्स एंड गोल्स क्या होंगे। ठीक है, फिर हमें इवैल्यूएटिव में देखना है कि करंट सिचुएशन, करंट कंडीशन क्या है सोसाइटी की इस नॉर्म्स के लिए। देन एक्शन ओरिएंटेड में हमें देखना है कि वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं प्रैक्टिकल पॉलिसीज एंड मूवमेंट, अगर हमें सोशल चेंज करना है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे फ्रेंड्स। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज आउटलाइंड इन। क्या क्वेश्चन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति को रेखांकित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। ओके, सो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो अनाउंस किया गया था 6 अप्रैल 1948 में। It played a crucial role in defining the mixed economy model of India। ठीक है, इसने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, इंडिया का जो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है इसको डिफाइन करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू whom an important aspect of the impact of technology and mechanics is that they have erased the differences between elite current and folk culture। इसके अनुसार तकनीक एवं यांत्रिकी के प्रभाव का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन्होंने अभिजन संस्कृति एवं लोक संस्कृति के अंतर को मिटा दिया है। ठीक है, जो एलिट कल्चर है, अभिजन संस्कृति है, और जो लोक संस्कृति है, फोक कल्चर है, उसके बीच का जो डिफरेंसेस है यहाँ पे मिट चुका है। ठीक है, टेक्नोलॉजी और मैकेनिक्स की वजह से, तकनीकी एवं यांत्रिकी के प्रभाव से जो अभिजन संस्कृति है और लोक संस्कृति है उसके बीच का जो अंतर है वो मिट चुका है। ऐसा किसने कहा है? किसके अनुसार ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सही होगा? मार्शल मैकलुहन, क्लिफोर्ड गेज, एंथनी गिडन्स, थॉमस कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल मैकलुहन। ओके, मार्शल मैकलुहन एक मीडिया थ्योरिस्ट है। ज्यादातर इनकी थ्योरी किस बारे में रहती है? मीडिया के बारे में रहती है। इन्होंने ही यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कॉइन किया है। क्या है कॉन्सेप्ट? ग्लोबल विलेज। ठीक है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मार्शल मैकलुहन ने दिया है। ही argued that modern mass media and electronic technology homogenize culture, effectively blurring the historical boundaries and erasing the gap between
हाई एंड लो कल्चर। ये क्या कहते हैं मार्शल मैकलुहान की जो मॉडर्न मास मीडिया है, ठीक है, जो तकनीक है और जो यांत्रिक है, यांत्रिकी और तकनीकी के प्रभाव से क्या हो रहा है, अभिजन संस्कृति और लोक संस्कृति का जो अंतर है वो यहाँ पे मिट रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ की प्रोपोनेंट ऑफ द कल्चर ऑफ पॉवर्टी थ्योरी। ओके, जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी थ्योरी है, गरीबी की संस्कृति का सिद्धांत है, यहाँ पे किसने दिया है, आइडेंटिफाइंग फीचर्स लाइक हाई मोर्टेलिटी, ड्यूअल अर्निंग यूथ, low level of dual earning youth, low level of health and education, and low participation in organization. Okay, हिंदी में देखते हैं, गरीबी की संस्कृति के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में से हैं जिन्होंने उच्च मृत्यु दर, युवा वर्ग में महिला पुरुष दोनों आजीविका कमाने में कार्यरत, स्वास्थ्य और शिक्षा के निम्न स्तर, संगठनों और राजनीतिक दलों में भागीदारी जैसी इनकी विशेषताओं को चिन्हित किया है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑस्कर लेविस। ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ऑस्कर लेविस, इन्होंने यहाँ पे कॉइन किया है कल्चर ऑफ पॉवर्टी को। ओके, गरीबी की संस्कृति को किसने गढ़ा है, यहाँ पे ऑस्कर लेविस ने गढ़ा है। उनकी जो स्टडीज है अर्बन पुअर पे, ठीक है, जो अर्बन एरिया में पुअर रहते हैं उन पे उन्होंने स्टडी करी है मैक्सिको एंड प्यूर्टो रिको में। यहाँ पे वे बताते हैं कि पॉवर्टी क्रिएट्स अ यूनिक सेल्फ परपेचुएटिंग सब कल्चर। ठीक है, जो गरीबी होती है उसकी वजह से क्या होता है, एक अलग यहाँ पे सब कल्चर बन जाता है। ठीक है, जिसमें लोगों का सेम एटीट्यूड रहता है, लो सोशल पार्टिसिपेशन रहता है, एंड सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन। इसमें क्या होता है कि जब उन्होंने वहाँ स्टडी करी तो पता चला कि एक सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन होता है, हाशियाकरण होता है, जो जनरेशन के थ्रू यहाँ पे पास होते जाता है। ओके, तो यहाँ पे गरीबी की जो संस्कृति है इसका सिद्धांत यहाँ पे दिया है ऑस्कर लेविस ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है स्टूडेंट्स यहाँ पे, हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल अल्टरनेटिव्स। ओके, प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, फंडामेंटल अल्टरनेटिव्स के बारे में यहाँ पे किसने बताया है, पार्सन, बर्टन, वेबर और डुर्खीम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर है यहाँ पे मर्टन। ओके, मर्टन ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, प्रकार्यात्मक विकल्प की जो अवधारणा है मर्टन ने दी थी फंक्शनल अल्टरनेटिव्स की। ठीक है, एज ए क्रिटिक ऑफ क्लासिकल फंक्शनलिज्म, किसके आलोचना में दी थी, जो क्लासिकल फंक्शनलिज्म है, क्लासिकल प्रकार्यात्मकता है, उसके अपोज में यहाँ पे फंक्शनल अल्टरनेटिव्स की बात उन्होंने करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है फ्रेंड्स यहाँ पे, अंडर आर्टिकल 324 and 244 which constitutional head has been granted special powers regarding scheduled tribes। ओके, अनुच्छेद 324 और 244 में किस संवैधानिक प्रमुख को जनजातियों के संदर्भ में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, बताइए किसे विशेष अधिकार यहाँ में प्राप्त किए गए हैं। अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति की बात करें तो वो भी हमें बताना है अनुच्छेद 324 और 244 के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति है, वो एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, एक उनके पास एक स्पेशल संवैधानिक पावर है। ठीक है, रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब, जो जनजाति है उनके लिए, एंड शेड्यूल्ड एरियाज के लिए स्पेशल पावर इसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो 244 आर्टिकल की बात करें तो प्रेसिडेंट हैज सोल अथॉरिटी टू डिक्लेयर, प्रेसिडेंट के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है। ओके, एंड क्रिएट स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन फॉर ट्राइबल वेलफेयर,
और जनजातियों के वेलफेयर के लिए यहाँ पे एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन भी बना सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, राल्फ डारेंडॉर्फ कंसिडर्ड स्ट्रॉटम as which of the following? राल्फ डारेंडॉर्फ सस्तर को निम्न में से क्या मानते हैं? ठीक है, ऑप्शन है एनालिटिकल ग्रुप, डिस्क्रिप्टिव ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप और रेसिड्यूअल अवशिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनालिटिकल ग्रुप। ओके, जो राल्फ डारेंडॉर्फ है एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है, तो यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को किस तरीके से, किस नजरिए से देखते हैं? पावर एंड अथॉरिटी के नजरिए से देखते हैं। तो उन्होंने जो सस्तर है, सस्तर स्ट्रेटम और क्लास नॉट मेयरली एज अ डिस्क्रिप्टिव रियलिटी बट एन एनालिटिकल ग्रुप, एक विश्लेषणात्मक समूह के रूप में बताया है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा एनालिटिकल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का, अ विलेज, अ सिटी, अ ट्राइब एंड अ नेशन आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? एक गांव, एक शहर, एक जनजाति और एक राष्ट्र किसके उदाहरण है? एसोसिएशन, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन। सो यहाँ पे किसके एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं? विलेज की बात करें, अगर आप एक शहर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिटी। ओके, जब आप कम्युनिटी की बात करते हैं तो एक विलेज भी आपको कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। अगर आप शहर की बात कर रहे हैं, एक ट्राइब की बात कर रहे हैं, एक नेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम्युनिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है कम्युनिटी? समुदाय एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक ऐसा समूह है, लिविंग इन अ डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, जो एक परिभाषित क्षेत्र में, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, शेयरिंग अ कॉमन कल्चर, इसका एक कॉमन कल्चर होता है, ठीक है, एंड पोसेसिंग अ स्ट्रॉन्ग बी फीलिंग, और उसमें किसकी भावना होती है? हम की भावना होती है, ठीक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है। तो ऐसे जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उसे यहाँ पे समुदाय कहते हैं, जो साथ में एक डिफाइंड जोग्राफिकल, एक भौगोलिक एरिया में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जो पहले से ही डिफाइन हो, और कॉमन कल्चर, कॉमन संस्कृति को यहाँ पे शेयर करते हैं आपस में, उनकी वी फीलिंग होती है, हम की भावना होती है। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कम्युनिटीज ग्रो स्पॉन्टेनियसली ओवर टाइम, यहाँ पे एसोसिएशन में कम्युनिटीज एकदम से बनती है टाइम के साथ, पर जब हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय जो है वो कॉमन कल्चर शेयर करते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग जो है हम की भावना होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, अकॉर्डिंग टू जीएस कुरियर, any attempt to define blank test is a bound to fail because of the complexity of the phenomenon. जीएस घुरिये के अनुसार डैश को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास इस परिघटना की जटिलता के कारण विफल होने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे किसको परिभाषित करने की बात कर रहे हैं जीएस घुरिये? ऑप्शन है रिलीजन, ऑप्शन बी है क्राइम, ऑप्शन सी है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन, और ऑप्शन डी है जाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति। ठीक है, जाति को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास इस परिघटना की जटिलता के कारण विफल होने के लिए बाध्य है। तो फ्रेंड्स हमें नहीं भी पता हो तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो जीएस घुरिये ने सबसे ज्यादा काम यहाँ पे जाति पर ही किया है। ओके, तो जीएस घुरिये जो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ये क्या यहाँ पे बताते हैं कि that the caste system cannot be boxed in a single neat definition. आप कास्ट सिस्टम को, जो जाति व्यवस्था है, उसे आप एक परिभाषा में बंद नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोई भी एक परिभाषा में बंद नहीं कर सकते। Instead of defining it, he identifies 6 structural features of caste. ठीक है,
तो जीएस घुरे ने कास्ट सिस्टम को डिफाइन, जाति व्यवस्था को डिफाइन किया क्या, परिभाषित किया क्या? नहीं। परिभाषित करने के अलावा, मतलब परिभाषित करने के सिवा उन्होंने इसको जाति व्यवस्था के 6 स्ट्रक्चरल फीचर को यहाँ पे बताया है, ठीक है। इसमें हायरार्की हो जाएगा, डिवीजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन होती है ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये सब इनने जीएस घुरे ने 6 फीचर बताए हैं जाति व्यवस्था के, उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, अकॉर्डिंग टू dash the caste system is a made up of hereditary groups which are separated but connected through 1 hierarchy of status, 2 rules of separation and 3 division of labor। इसके अनुसार, ठीक है, जाति व्यवस्था वंशानुगत समूहों से निर्मित है, ठीक है, हायरार्किकल ग्रुप से बनी हुई है, जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी 3 ग्रुपों में एक दूसरे से जुड़ी है। कौन कौन सा 3 ग्रुप है? परिस्थिति के संस्तरण के से, अलगाव के नियम से और श्रम विभाजन से। किसने कहा है, किसने बात करी है यहाँ पे जाति व्यवस्था की और सेपरेशन, रूल्स ऑफ सेपरेशन की? तो ऑप्शन है जीएस घुरे, ऑप्शन बी है एस सी दुबे, ऑप्शन सी है भोगाल एंड ऑप्शन डी है आर के मर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगल। ओके, जो भोगल है, अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है, फेमसली डिफाइन द कास्ट सिस्टम, इनने भी यहाँ पे कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया है, जिसके 3 कोर प्रिंसिपल है। इसमें एक हेरिडिटरी, वंशानुगत स्पेशलाइजेशन, ठीक है, हेरिडिटरी स्पेशलाइजेशन, हायरार्की एंड म्यूचुअल रिपल्सन, मतलब कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है। So this remains one of the most widely accepted structural definition of caste in sociology। इस definition को बहुत ज़्यादा एक ऐसी definition माना जाता है जो structural definition है। Okay, next question. Question number 64 है, who among the following studied the village देवरा? देवरा जो एक विलेज है, इस गांव का अध्ययन किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास, टी.जी. मेंडलबाउम, मैकी मैरियट एंड डी ज्योति मरी शर्मा। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ज्योति मरी शर्मा। ओके, तो ज्योति मरी शर्मा यहाँ पे एक सोशियोलॉजिस्ट है, ज्योति मरी शर्मा। इन्होंने यहाँ पे एम्पिरिकल फील्ड रिसर्च कंडक्ट करी थी, सोशल स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ देवरा विलेज को स्टडी करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है फ्रेंड्स, which of the following is not related to the concept of postmodernity? निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है? उत्तर आधुनिकता मतलब पोस्ट मॉडर्निटी की अवधारणा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए डाइवर्सिटी, कोलैबोरेशन, संपूर्णता, टोटलिटी एंड ऑप्शन डी विचारात्मक, आदर्शात्मक एंड संस्कृति। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णता या टोटलिटी। ओके, तो जो हमसे यहाँ पे पूछा था नॉट रिलेटेड टू पोस्ट मॉडर्निटी, ठीक है, ये उत्तर आधुनिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है, संपूर्णता, क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, जो उत्तर आधुनिकता है, फंडामेंटली वो रिजेक्ट करता है यहाँ पे टोटलिटी को एंड ब्रेन मेटा नैरेटिव, जो बड़ी बड़ी जो थ्योरीज है, ठीक है, और जो संपूर्णता का कॉन्सेप्ट है, इसे यहाँ पे रिजेक्ट करता है पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। जैसे कि जो यूनिवर्सलिज्म का आइडिया है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, सिर्फ यही एक सच्चाई है या यही थ्योरी पूरे यूनिवर्स में लागू होगी, तो इन सब चीजों को यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट करता है, ठीक है। इंस्टीड इट सेलिब्रेट, और किसे मानता है पोस्ट मॉडर्निज्म? फ्रेगमेंटेशन को, रिलेटिविटी को, डाइवर्सिविटी को, ओके, विविधता को, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव को, ठीक है, आइडियलेशन को, आइडियलिस्टिक कल्चर को,
एंड कोलैबोरेशन को यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म जो है मानता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट emphasizes harmony between which of the following? सतत विकास की अवधारणा निम्न में से किसके मध्य सामंजस्य पर जोर दिया जाता है? तब सतत विकास की अवधारणा में इसके मध्य सामंजस्य पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास। ठीक है, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, तो उसे परिभाषित किया जाता है एज अ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड। एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी भी आप जो नीड है उसको कंप्लीट कर सके, पर उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन को भी अपनी नीड मिलना चाहिए, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, डेमोग्राफिक डिवाइड कैन बी फाउंड विथ डैश। जब हम जनसांख्यिकीय लाभांश की बात करते हैं तो जनसांख्यिकीय लाभांश डैश के साथ पाया जा सकता है, बचत के साथ, लेबर सप्लाई के साथ, ह्यूमन कैपिटल के साथ, या इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। तो यहाँ पे है केवल 2, सिर्फ लेबर सप्लाई। ऑप्शन बी में है 1 एंड 3, सेविंग एंड ह्यूमन कैपिटल। ऑप्शन सी है 2, 3 एंड 4, लेबर सप्लाई, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो जब आप डेमोग्राफिक डिवाइड की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, India's demographic stages can be classified into 4 stages according to its growth rate. They are, भारत के जो जनसांख्यिकीय चरण है उन चरणों को उनकी विकास दर के अनुसार 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। जनसांख्यिकीय चरणों को वह है, ठीक है, हमें बताना है कौन कौन से हैं डेमोग्राफिक स्टेजेस ऑफ इंडिया। ऑप्शन है स्टेडी ग्रोथ, ऑप्शन बी है रैपिड ग्रोथ, ऑप्शन सी है स्टेशनरी पॉपुलेशन, ऑप्शन डी है हाई ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1 एंड 2। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसमें हमें बताना है कि कौन सा सबसे पहले आया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेशनरी पॉपुलेशन की बात करते हैं, देन स्टेडी ग्रोथ की बात करते हैं, फिर थर्ड पे है रैपिड हाई ग्रोथ, एंड फोर्थ पे है हाई ग्रोथ विथ काइंड ऑफ स्लोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पे, विच मेथड डज अ केस स्टडी इन सोशियोलॉजी इन्वॉल्व। समाजशास्त्र में केस स्टडी में कौन सी विधि शामिल है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे गुणात्मक मेथड। ठीक है, जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव मेथड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, regarding economic development, which sociologist stated that economic growth implies an increase in the amount of per capita production depending on natural resources and human behavior। आर्थिक विकास के संबंध में किस समाजशास्त्री ने यह कहा कि आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को बताता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि एक और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर एवं दूसरी ओर मानवीय व्यवहार पर निर्भर होता है। किसने कहा है ये स्टेटमेंट जो है? ओके,
W. रॉस्टो, W. A. लुइस, विलियम हार्वे, J. A. सुम्पीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा W. A. लेविस। ओके, W. A. लेविस जो थे एक इकोनॉमिक्स एंड सोशलॉजिस्ट थे। इन्होंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल डेफिनेशन प्रोवाइड की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल प्रैक्टिस वेयर अ बॉय फ्रॉम अ हायर कास्ट कैन मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ लोअर कास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक प्रथा है जिसमें ऊंची जाति का लड़का निचली जाति की लड़की से विवाह कर सकता है? अनुलोमा, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, प्रतिलोमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुलोमा। ठीक है, अनुलोमा मैरिज में क्या होता है कि ऊंची जाति का लड़का निचली जाति की लड़की से विवाह कर सकता है। अनुलोमा मीन्स हाइपरगेमी, एक फॉर्म ऑफ मैरिज है जो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी में होती है। यहाँ पे जो मैन है हायर वर्ण या कास्ट का होता है और वुमेन जो है वो जो वुमेन है वो लोअर वर्ण या कास्ट की होती है। इसके अपोजिट ही जो मैरिज होती है वो है प्रतिलोमा मैरिज। प्रतिलोमा मतलब हाइपोगेमी। इसमें क्या होता है, जो महिला है वो हायर कास्ट की होती है और जो मैन है जो पुरुष है वो लोअर कास्ट का होता है प्रतिलोमा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, who explained the functional impact of magic and religion in primitive society in his book Magic, Science and Religion and Other Essays। आदिम समाज में जादू और धर्म के प्रकार्यात्मक प्रभावों की व्याख्या किसने अपनी पुस्तक मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस में की है? ओके, मेलिनोस्की, रेक्टिव ब्राउन, SF नाडेल, टैलगट पार्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेलिनोस्की। ओके, जो ब्रॉनिस्लाव मेलिनोस्की है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड फंक्शनलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, थ्रू हिज फील्ड वर्क, इन्होंने जो फील्ड वर्क किया है ट्रोब्रायन आइलैंड्स में, ठीक है, ही कंक्लूडेड दैट जो मैजिक, साइंस एंड रिलीजन है ऑल सर्व क्रूशियल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शन, उसका एक साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शन होता है। ठीक है, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर्स ऐसे करके इनकी एक बुक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे, हु सेड सोशल फिनोमेना आर थिंग्स एंड ऑफ टू बी ट्रीटेड एज थिंग्स। किसने कहा सामाजिक घटनाएं चीजें हैं और उन्हें चीजों के रूप में माना जाना चाहिए? सोशल फिनोमेना को एज अ थिंग किसने कहा है? ऑप्शन है एमिल डुर्कheim, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर उल्रिच बेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिल डुर्कheim। ठीक है, सोशल फिनोमेना को ये चीजों की तरह देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एमिल डुर्कheim जो है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जो कि पब्लिश हुई है 1895 में। उसी बुक में बताते हैं ये सोशल फैक्ट के बारे में। ठीक है, सोशल फैक्ट किसका कॉन्सेप्ट है? एमिल डुर्कheim का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बताते हैं कि हमें सोशल फिनोमेना को एज अ थिंग, एक चीजों के रूप में स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, हु स्टेटेड पावर सिस्टम्स inclines in favor of groups fulfilling economic expectations of village people। किसने कहा है शक्ति व्यवस्था पावर सिस्टम का झुकाव उन समूहों के पक्ष में होता है जो गांव के लोगों की आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, TK ओमेन, KM कपाड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TK ओमेन। ओके, TK ओमेन ने यहाँ पे एक्सटेंसिवली एनालाइज किया है कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर को इन रूरल एग्रेरियन सेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, विच सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म जेमेंशाफ्ट एंड गेसेलशाफ्ट। ओके, जिसे हम गेमेंशाफ्ट भी कहते हैं एंड गेसेलशाफ्ट फॉर रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज रिस्पेक्टिवली। इस समाजशास्त्री ने ग्रामीण और शहरी समुदायों के लिए
गेमेंसाफ्ट एंड गैसेलसाफ्ट समाज का प्रयोग किया है। ओके, तो बहुत ही फेमस यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैक्स वेबर, फर्डिनेंड टॉनिन्स, जॉर्ज सिमल एंड लुइस बर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्डिनेंड टॉनिन्स। ओके, यहाँ पे फर्डिनेंड टॉनिन्स जो है एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट है। इंट्रोड्यूस दिस फाउंडेशनल एस्पेक्ट इन 1887 में इन्होंने बताया था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था गेमेंशाफ्ट का, जिसे कम्युनिटी कहते हैं, और कॉन्सेप्ट दिया था गैसेलशाफ्ट का, ओके, जिसे सोसाइटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग? कौन सी सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है? द्विपक्षीय स्थिर प्रक्रिया, ऑप्शन डी है डेमोक्रेटिक प्रोसेस, गणतांत्रिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी है व्यापक अनुबंध। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, स्थिर प्रक्रिया। यहाँ पे सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है। ओके, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है? कलेक्टिव बार्गेनिंग या सामूहिक सौदेबाजी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें एम्प्लॉयर्स एंड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉइज है नेगोशिएट करते हैं, आपस में बार्गेनिंग करते हैं वर्किंग कंडीशन को लेकर, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, सामूहिक सौदेबाजी की प्रोसेस जो होती है, ये कंटिन्यूअस होती है, डायनेमिक होती है और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये फ्लेक्सिबल है, कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक है, नॉट ए स्टैटिक वन, ठीक है, ये स्थिर प्रक्रिया नहीं है। इट कंटिन्यूअसली इवॉल्व टू अडेप्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से ये भी कंटिन्यूअसली जो है चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, शिफ्टिंग म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, जो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में एग्रीमेंट ये भी बदल रहा है। तो ये जो म्यूचुअल यहाँ पे कलेक्टिव रूप से बार्गेनिंग हो रही है, ये एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, थॉमस माल्थस वाज अपॉइंटेड एट द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हेलेबरी व्हिच वाज कॉल्ड। जो हेलीबुरी, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हेलीबुरी में माल्थस की नियुक्ति की गई थी, जिसे कहा जाता है सेंटर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हार्बर स्टडीज, ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑफिशियल्स रिक्रूटेड एंड सेंटर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। ओके, 1805 में 1805 में फेमस डेमोग्राफर एंड इकोनॉमिक्स यहाँ पे थे थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इनको अपॉइंट किया था एज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी में एज अ प्रोफेसर यहाँ पे अपॉइंट किया था एट द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हैलीबुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे है, along with Max Weber whose name can be associated with the concept of interpretative understanding, ठीक है, मैक्स वेबर के अलावा निर्वचनात्मक बोध के साथ निम्न में से किसका नाम जोड़ा जा सकता है? इसे आप जोड़ सकते हैं मैक्स वेबर के साथ यहाँ पे, विलियम डिल थे, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कोट, कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विलियम डिल थे। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्ट हैंड, जो वर्स्ट हैंड है, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट, निर्वचनात्मक बोध का जो कॉन्सेप्ट है, वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसोफर विलियम डिल थे। ये किससे इन्फ्लुएंस है? विलियम डिल थे से यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे विलियम डिल थे को इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग निर्वचनात्मक बोध के साथ जोड़ सकते हैं मैक्स वेबर के साथ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, अकॉर्डिंग टू पेरेटो आउट ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शन इफ लॉजिकल एक्शन इज रिमूव्ड व्हाट रिमेन्स? पेरेटो के अनुसार मनुष्य की संपूर्ण क्रियाओं में से यदि तार्किक क्रिया को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वह क्या कहलाएगा? ऑप्शन है फैलेशियस रीजनिंग, भ्रांत तर्क, नॉन लॉजिकल एक्शन, रेसिड्यू,
या प्रतीकात्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन लॉजिकल एक्शन। ओके, पेरेटो जो विल्फ्रेडो पेरेटो है, इन्होंने क्लासिफाई किया है यहाँ पे ह्यूमन एक्शंस को, जो मानव मनुष्य जो क्रिया करते हैं उसे दो कैटेगरी में कैरेक्टराइज किया है। एक होते हैं लॉजिकल एक्शन, तार्किक क्रिया, और एक होती है अतार्किक क्रिया, नॉन लॉजिकल एक्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 है, इन विच बुक डिड एस.सी. दुबे राइट? कौन सी बुक में जो है एस.सी. दुबे ने लिखा था कि इट इज नेसेसरी टू रिमेम्बर दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रिप्रेजेंट रेशियल मिक्सचर ऑफ वेरिंग डिग्रीज। ठीक है, क्या कहा था? ये याद रखना आवश्यक है कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अलग अलग मात्रा में नस्लीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो उनकी बुक है, जो बुक ऑप्शन है, इंडियन विलेज, इंडिया, इंडियन सोसाइटी, द कमार एंड इंडिया चेंजिंग विलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन सोसाइटी। ओके, एस.सी. दुबे की जो बुक है इंडियन सोसाइटी, इन दिस वर्क जो दुबे प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। इसी बुक में उन्होंने जो भारत का सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है, उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया था, हाईलाइटिंग द कंट्रीज वास्ट कल्चर डाइवर्सिटी। इसमें बताया था कि जो सांस्कृतिक रूप से कंट्री कितनी डाइवर्स है एंड कॉम्प्लेक्स डेमोग्राफिक कंपोजिशन के बारे में यहाँ पे दुबे बात करते हैं उनकी बुक इंडियन सोसाइटी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पे, सोशली स्टेबलाइज वेज ऑफ एक्टिंग आर कॉल्ड। सामाजिक रूप से स्थापित काम करने के तरीकों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूशन। ओके, जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशन रिफर्स टू स्टेबलाइज, स्टैंडर्डाइज्ड एंड कल्चरली एम्बेडेड पैटर्न ऑफ रूल गवर्न बिहेवियर। ठीक है, ये सामाजिक रूप से स्थापित होता है, उसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशन। ओके, जैसे मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, फैमिली का इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन सिस्टम, ये सब जो है सामाजिक रूप से स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है, the role of an actor plays on a stage was once written on a roll of paper. Who said this? जो भूमिका एक अभिनेता मंच पर निभाता है उसे कभी कागज के एक रोल पर लिखा गया था, यह किसने कहा है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, अगस्ट कोट, टाइटन पार्सन, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटन पार्सन। ओके, जो टाइटन पार्सन है यहाँ पे उन्होंने ही सोशल एक्शन थ्योरी को डेवलप किया है, और वहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है टाइटन पार्सन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स पॉवर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ। कार्ल मार्क्स के अनुसार दरिद्रता परिणाम है अभाव का, संघर्ष का, शोषण का, या अशिक्षा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लॉयटेशन या शोषण का। ओके, कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे पॉवर्टी के बारे में बताया है जो कैपिटलिज्म के अंडर होती है। ये कोई नेचुरल नहीं है कि लोग गरीब हो रहे हैं, ठीक है, एक्सीडेंटल नहीं है। इट इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट। मतलब जो वर्किंग क्लास है उनका यहाँ पे शोषण हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉवर्टी आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, द ऑथर ऑफ द बुक गॉड एंड मैन इज। गॉड्स एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. फुरे, आर.के. मर्टन एंड अगस्त कोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जी.एस. फुरे। ओके, जी.एस. फुरे का जो एक सिग्निफिकेंट बहुत ही फेमस बुक है गॉड एंड मैन, गोविंद सदाशिव फुरे। इन्हें हम फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं, इंडियन सोशियोलॉजी का फाउंडिंग फादर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 है, in the context of industrial relations, which of the following is are recognized as the method for resolving disputes? औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में नीचे सूचीबद्ध कौन सा विकल्प विवादों को हल करने की विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑल ऑफ द अबव। ओके, जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं तो इनमें से कौन जो है रिकॉग्नाइज एज अ मेथड फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की मेथड कौन कौन सी है? सुलह करना, न्याय निर्णय करना और मध्यस्थता करना। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन जो है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, which of the following scholar considered the Jajmani system as a good economy from a functional perspective? जो जजमानी सिस्टम है, जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से एक अच्छी अर्थव्यवस्था माना था। किसने माना था? कैथलीन गॉफ, कॉलिन कोलेंडा, डब्ल्यू.एच. वाइजर, ऑस्कर लुइस या ऑस्कर लेविस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डब्ल्यू.एच. वाइजर, यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डब्ल्यू.एच. वाइजर ने यहाँ पे कॉइन भी करी थी, गढ़ा था शब्द को, जजमानी सिस्टम, जो जजमानी व्यवस्था शब्द है, किसने गढ़ा था? डब्ल्यू.एच. वाइजर ने गढ़ा था। इन हिज क्लासिक 1936 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, द हिंदू जजमानी सिस्टम। ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम भी डब्ल्यू.एच. वाइजर की ही बुक है और उन्होंने जजमानी सिस्टम को एक अच्छी अर्थव्यवस्था माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन? किसने जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की है? ठीक है, पॉपुलेशन एजुकेशन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है यहाँ पे एस.आर. वेलेंट। ओके, एस.आर. वेलेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से है। इन्होंने यहाँ पे कॉइन किया है पॉपुलेशन एजुकेशन, जो जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा दी है एस.आर. वेलेंट ने दी है। ओके, 1960s में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 है, द पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स इज रिलेटेड टू, जो पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स से संबंधित है, फर्टिलिटी से, फैमिली प्लानिंग से, मोर्टेलिटी से और माइग्रेशन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैमिली प्लानिंग से। ओके, किसने इंट्रोड्यूस किया है पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स को? रेमंड पर्ल ने। द पर्ल इंडेक्स इज अ स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल मेजर है यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज होता है। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, फैमिली प्लानिंग में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज की जाती है उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइडेड रिलीजन इनटू द सेक्रेड एंड द प्रोफेन? निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र में विभाजित किया है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. दुर्खिम। ठीक है, एम.एन. दुर्खिम ने किस बुक में किया है धर्म को पवित्र और अपवित्र में विभाजित? द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, बहुत ही फेमस बुक है एम.आई. डरखाइम की, जो कि 1912 में पब्लिश हुई है। ठीक है, इन्होंने सेक्रेड एंड प्रोफेन की बात करी है, पवित्र और अपवित्र की बात करी है। पवित्र ऐसी चीज होती है जिसे हम दूर मतलब अच्छे से रखते हैं, फॉरबिडन एंड सेट अपार्ट। और प्रोफेन ऑर्डिनरी चीज है, ठीक है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, इन विच बुक डिड एंथनी गिडन्स प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन? स्ट्रक्चरेशन की जो थ्योरी है, संरचनाकरण की, इस थ्योरी को किस बुक में यहाँ पे बताते हैं एंथनी गिडन्स? Capitalism and Modern Social Theory, Constitution of Society, the Constitution of Society, the Nation State and Violence, and Modernity and Self-Identity. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है फ्रेंड्स यहाँ पे, रिगार्डिंग सोशलाइजेशन, who proposed the following two primarily proposition
द माइंड इज सोशल एंड सोसाइटी इज मेंटल। सामाजिक संदर्भ में नीचे दिए गए दो प्राथमिक प्रस्तावों को हमारे समक्ष किसके द्वारा रखा गया है? ओके, माइंड इज सोशल एंड सोसाइटी इज मेंटल, किसने कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी एच फुले। ठीक है, सी एच फुले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का सोपान नहीं है? ऑप्शन ए है ओरल स्टेज, ऑप्शन बी है एनल स्टेज, एडोलसेंस स्टेज और पॉजिटिव स्टेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सोशलाइजेशन, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन का पार्ट नहीं है, वो आंसर है यहाँ पे पॉजिटिव स्टेज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 में आपको यहाँ पे थिंकर देखने को मिलेंगे, लिस्ट 2 में आपकी उनकी बुक्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे ईवी टायलर है, एल.एच. मॉर्गन है, हर्बर्ट स्पेंसर है एंड सर हेनरी मैन है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, एंशियंट लॉ, एंशियंट सोसाइटी एंड प्रिमिटिव कल्चर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पे जो ईवी टायलर है उनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, और एल एच मॉर्गन की बुक है यहाँ पे एंशियंट लॉ। ओके, वेट, हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है प्रिमिटिव कल्चर एंड सर हेनरी मैन की बुक है यहाँ पे एंशियंट सोसाइटी। ठीक है, वेट, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे थोड़ा सा। हमें इससे नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो ईवी टायलर की बुक है एंशियंट लॉ। ओके, ईवी टायलर की बुक है एंशियंट लॉ, एंड यहाँ पे जो एल.एच. मॉर्गन है, एल.एच. मॉर्गन की बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है प्रिमिटिव कल्चर एंड सर हेनरी मैन की बुक है एंशियंट सोसाइटी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक है। ओके, जो राइट आंसर है आपके सामने, ईवी टेलर की बुक है प्रिमिटिव कल्चर, एल.एच. मॉर्गन की बुक है एंशियंट सोसाइटी। ठीक है, और हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सर हेनरी मेन की बुक है एंशियंट लॉ। ठीक है, यहाँ पे एडिटिंग मिस्टेक थी इसलिए कंफ्यूजन था। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ईबी टेलर का प्रिमिटिव कल्चर, एल.एच. मॉर्गन का एंशियंट सोसाइटी, हर्बर्ट स्पेंसर का प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी एंड सर हेनरी मैन का एंशियंट लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 है, which of the following is not typically recognized as one of Mukherjee's S3 dimensions used in sustainable development? निम्न में से कौन सा संधारणीय अथवा संपोषक विकास में प्रयुक्त प्रायः मुखर्जी के S3 आयाम के रूप में जाना जाने वाला आयाम नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाइली। ठीक है, स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट was held in Rio in 1992. What is its declaration called?
यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र रियो में 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर वैश्विक सम्मेलन हुआ, इसके घोषणा पत्र को क्या कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजेंडा 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन? जनजातियों का सबसे सरल प्रकृति का संगठन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे नोमैडिक बैंड। ठीक है, सबसे पहले तो नोमैडिक बैंड आएगा, देन ट्राइब्स, देन chiefdom एंड देन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, who stated in his book the structure of social action that the division of labor is a milestone in a history of social thought? इसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो किसकी बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेलगेट पार्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर दोस। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चंस that do not present a set of possible answers for the respondent to choose। ऐसे क्वेश्चन जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का एक सेट प्रस्तुत ना करे। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुसंधान कार्यप्रणाली में ओपन एंडेड प्रश्न उत्तरदाताओं को अपने शब्दों में स्वतंत्र रूप से उत्तर देने की अनुमति देते हैं। ठीक है, जब हम वही उसी के विपरीत जब हम क्लोज एंडेड प्रश्नों की बात करते हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, वे क्या होते हैं जो उत्तरदाता को पूर्व निर्धारित विकल्पों के एक सेट तक सीमित नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, which of the following is not a non probability sampling method? निम्नलिखित में से कौन एक गैर संभाव्यता नमूना विधि नहीं है? नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड नहीं है। जजमेंटल सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग एंड स्नोबॉल सैंपलिंग। तो इसका राइट आंसर है रैंडम सैंपलिंग। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी आ जाएंगी? जजमेंटल, कोटा एंड स्नोबॉल, और प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगी रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का है, which is the author of the book The Hindu Jajmani System? ओके, हिंदू जजमानी सिस्टम के ऑथर पूछा है। ऑप्शन है विलियम एफ ऑकबर्न, ऑप्शन बी है विलियम एच वाइजर, ऑप्शन सी है विलियम डेविस एंड ऑप्शन डी है विलियम बी कैमरन। तो फ्रेंड्स हमने इसके पहले भी इसके डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर है विलियम एच वाइजर। ओके, ठीक है, सो आज के लिए हम इतने ही यहाँ पे प्रश्न हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से हमने 100 तक के यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम था 2022 का, उसके ही नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, 101 से 150 तक के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके पहले हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 2024 का जो प्रश्न पत्र है उसे भी यहाँ पे हल करवाया है, उसे भी हमने प्रैक्टिस करी है। ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।